नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी साथी और आप सुन रहे हैं बीते ज़माने, जहां हर कहानी आपको वापस ले जाती है उस दौर में जब लम्हे धीमे थे पर जज्बात सच्चे। तो आइए लौट चलते हैं उस दौर में, बीते ज़माने की गलियों में। आज की कहानी हमें ले जाएगी उस वक्त में जब भारत बदल रहा था, जब एक फैसला लाखों जिंदगियों को बांट गया था। आज हम सुनेंगे बंगाल के विभाजन की वो मर्मस्पर्शी गाथा, जहां राजनीति, धर्म और भावना तीनों ने मिलकर इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय लिखा। उस व्यक्ति की कहानी जिसने भारत की एकता में दरार डाली, लॉर्ड कार्जन और उसके फैसले, जिनसे इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। कैसे बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में एक नई चेतना जगाई, एकता, स्वदेशी और स्वतंत्रता की। 20वीं सदी की शुरुआत थी। भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, ऐसा शासन जो सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर भी राज करना चाहता था। देश के अलग अलग हिस्सों में असंतोष की चिंगारी उठ रही थी, पर वो अभी धधकती आग नहीं बनी थी। और इसी समय भारत का सबसे जागरूक, शिक्षित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रदेश बंगाल ब्रिटिश शासन की नीतियों का सबसे बड़ा शिकार बनने जा रहा था। बंगाल उस समय केवल एक प्रांत नहीं था, बल्कि पूरे भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक आत्मा था। कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहते हैं, भारत की राजधानी थी, जहां ब्रिटिश प्रशासन का केंद्र था। लेकिन ब्रिटिश सत्ता के दिल में बैठा ये शहर अब धीरे धीरे उस सत्ता को चुनौती देने लगा था। यहाँ विश्वविद्यालयों में नई सोच जन्म ले रही थी, अखबारों में नई आवाजें उठ रही थी और जनता के बीच आज़ादी की पहली धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसकी जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक थी, जो पूरे ब्रिटिश भारत की 5वीं जनसंख्या के बराबर थी। प्रशासनिक दृष्टि से इसे संभालना कठिन जरूर था, लेकिन असंभव नहीं। असल में ब्रिटिश शासन को कठिनाई प्रशासन में नहीं बल्कि बंगाल की जागरूक जनता में थी। यहीं से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जड़ें फैल रही थीं। इसी भूमि ने राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे महान चिंतकों को जन्म दिया था। यहीं से वंदे मातरम जैसी पुकार निकली थी, जिसने भारत की आत्मा को झकझोर दिया था। ब्रिटिश सरकार इस उभरती चेतना को खतरे के रूप में देख रही थी। उनके लिए बंगाल एक प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक ज्वालामुखी था, जो किसी भी समय फट सकता था। 1905 से पहले के वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगाल में विशेष रूप से सक्रिय हो चुकी थी। अखबारों और पत्रिकाओं में अंग्रेज़ों की नीतियों की आलोचना खुले तौर पर होने लगी थी। छात्र और शिक्षक दोनों ही स्वतंत्र विचारों के प्रति आकर्षित हो रहे थे। महिलाएं भी सामाजिक चेतना की ओर बढ़ रही थीं। ये सब ब्रिटिश साम्राज्य को असहज करने लगा। इन्हीं वर्षों में भारत आया एक व्यक्ति, लॉर्ड कर्जन, जो 1899 में भारत का वायसराय बना। कर्जन बुद्धिमान था, लेकिन उतना ही घमंडी भी। उसकी दृष्टि में भारत एक प्रशासनिक प्रयोगशाला था, जहां वो अपने सुधारों को लागू करना चाहता था। लेकिन उसके सुधारों के पीछे छिपी थी एक गहरी राजनीतिक मंशा, भारत को टुकड़ों में बांट देना, ताकि वो कभी एक आवाज बनकर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती न दे सके। कर्जन ने बंगाल की विशालता का तर्क देकर उसका विभाजन प्रस्तावित किया। उसने कहा कि इतने बड़े प्रांत का प्रशासन कठिन है, परंतु उसकी इस बात में केवल आधा सच था। असल में वो ये भली भांति जानता था कि बंगाल ही वो भूमि है जहां से राष्ट्रीयता की लहर पूरे भारत में फैल रही है। यदि बंगाल को धार्मिक आधार पर बांट दिया जाए तो हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद उत्पन्न होंगे और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। बंगाल उस समय 2 प्रमुख भागों में देखा जा सकता था, पश्चिमी बंगाल, जहां हिंदू आबादी अधिक थी, और पूर्वी बंगाल, जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे। कर्जन ने इस सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। उसने ब्रिटिश अधिकारियों को ये कहकर प्रभावित किया कि पूर्वी बंगाल के मुसलमान प्रशासनिक दृष्टि से उपेक्षित हैं, इसलिए उन्हें अलग प्रांत मिलना चाहिए। कई ब्रिटिश अधिकारी इस प्रस्ताव के प्रति सहानुभूति दिखाने लगे, लेकिन भारत के जागरूक वर्ग ने इसे तुरंत एक षड्यंत्र के रूप में पहचाना।
कलकत्ता में इस प्रस्ताव की भनक जैसे ही फैली, हर ओर बेचैनी फैल गई। अखबारों ने चेतावनी दी कि ये कदम भारत की एकता को तोड़ देगा। शिक्षक, पत्रकार, व्यापारी सभी ने अपनी अपनी सभाओं में इस निर्णय का विरोध किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी एक न सुनी। बंगाल के गांवों में ये बात धीरे धीरे पहुंची। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये विभाजन वास्तव में क्या है, पर वे महसूस कर रहे थे कि ये कुछ ठीक नहीं। माएँ अपने बच्चों से कहती, वे हमें बांटने आए हैं। बुजुर्ग कहते, अगर बंगाल टूटा तो भारत टूटेगा। और युवाओं के दिल में पहली बार ब्रिटिश शासन के प्रति संगठित आक्रोश जन्म लेने लगा। 1905 के शुरुआती महीनों में वातावरण भारी हो चुका था। लॉर्ड कार्जन की मंशा स्पष्ट थी, लेकिन जनता का प्रतिरोध भी आकार ले रहा था। सड़कों पर एकता की बातें होने लगीं। वंदे मातरम के स्वर धीरे धीरे उस हवा में गूंजने लगे जो कुछ वर्षों बाद स्वतंत्रता संग्राम की गर्जना बनने वाली थी। ये वो समय था जब भारत अपनी लंबी नींद से जागने लगा था। लोगों को महसूस होने लगा कि अंग्रेजों की नीतियां केवल शासन नहीं, बल्कि विभाजन के बीज है। वे ये समझने लगे थे कि यदि आज बंगाल बट गया तो कल भारत का कोई हिस्सा सुरक्षित नहीं रहेगा। और इस तरह 1905 का वो साल भारत के इतिहास में दर्ज हुआ, जिसने एक प्रांत को दो हिस्सों में बांट दिया, लेकिन एक पूरे राष्ट्र को एक विचार में जोड़ दिया। हम एक हैं। बंगाल का विभाजन केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, ये भारत की चेतना की परीक्षा थी। यही वो क्षण था जब भारत ने पहली बार महसूस किया कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक मांग नहीं, बल्कि आत्मा की आवश्यकता है। ये वो क्षण था जब भारत की भूमि पर एक तूफान की आहट सुनाई दी, जो आने वाले वर्षों में पूरे राष्ट्र को जगा देने वाला था। 20वीं सदी के आरंभिक वर्ष भारत की धरती पर अब वो बेचैनी फैलने लगी थी जो एक दिन स्वतंत्रता आंदोलन की अग्नि बनने वाली थी। इस बेचैनी की जड़ें लंदन की सत्ता की उस ठंडी सोच में थीं, जो भारत को एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक विशाल औपनिवेशिक संपत्ति मानती थी। और उस सोच का सबसे कठोर चेहरा था लॉर्ड जॉर्ज कार्जन, भारत का वायसराय 1899 से 1905। कार्जन एक विलक्षण बुद्धिमान व्यक्ति था, पर उसकी बुद्धि में संवेदना नहीं थी। वो खुद को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे सक्षम प्रशासक मानता था। उसकी दृष्टि में भारत सभ्यता का उपनिवेश था, एक ऐसी भूमि जिसे ब्रिटिश शासन की संस्कृति सिखाई जानी चाहिए। वो अक्सर कहा करता था, भारत को शासित नहीं सुधारा जाना चाहिए, और यदि सुधार कठोरता से आते हैं तो ये आवश्यक है। उसके शब्द भले सुनने में सुशोभित लगते थे, पर उनके भीतर छिपा था अहंकार, नस्लीय श्रेष्ठता और शासन की लालसा। भारत आने से पहले कार्जन ब्रिटिश संसद में भारत मामलों पर गहरी रुचि रखता था। वो मानता था कि भारत में भ्रष्टाचार, अक्षमता और आलस्य ब्रिटिश शासन की छवि को खराब कर रहे हैं। इसलिए उसने संकल्प लिया कि वो भारत आकर एक कठोर सुधारवादी की भूमिका निभाएगा। भारत पहुंचते ही उसने प्रशासनिक तंत्र में सुधार के नाम पर कई नीतियां बनाईं। रेलवे, डाक व्यवस्था, विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था, पुलिस और राजस्व विभाग में परिवर्तन। लेकिन हर सुधार के पीछे छिपा हुआ उद्देश्य था भारतीयों पर अधिक नियंत्रण और ब्रिटिश अफसरों के हाथों में अधिक शक्ति। कर्जन का मानना था कि भारत में स्थानीय जनता शासन चलाने योग्य नहीं है। वो भारतीयों को अधीन जाति कहकर संबोधित करता था। उसकी नीतियां ये दर्शाती थीं कि ब्रिटिश शासन को स्थायी बनाना ही उसका अंतिम लक्ष्य है। 1900 तक बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली प्रांत था। राजनीतिक रूप से जागरूक, शिक्षित और आर्थिक रूप से समृद्ध ये प्रदेश धीरे धीरे राष्ट्रीयता की प्रयोगशाला बनता जा रहा था। यहाँ अखबार खुलकर ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करते थे, कॉलेजों में स्वदेशी विचारों पर चर्चा होती थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बंगाली नेताओं की संख्या बढ़ रही थी। ब्रिटिश शासन को ये असहज करने लगा। कर्जन ने अपने अधिकारियों के साथ बैठकों में स्पष्ट कहा, बंगाल में असंतोष की जड़ शिक्षा और संगठन है। यदि इसे रोका नहीं गया तो ये पूरे भारत को प्रभावित करेगा। उसके बाद से उसने बंगाल की संरचना पर विचार करना शुरू किया। 1903 में उसने एक गुप्त समिति गठित की, जिसने बंगाल के प्रशासनिक आंकड़े तैयार किए।
इन आंकड़ों के सहारे कर्जन ने लंदन को लिखा, बंगाल बहुत बड़ा है, इसे 2 हिस्सों में बांटना आवश्यक है। लेकिन जो तर्क उसने दिया वो आधा सच था। वो जानता था कि बंगाल की विशालता समस्या नहीं, उसकी एकता समस्या है। कर्जन के लिए बंगाल का विभाजन केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति थी, भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ों को कमजोर करने का उपाय। ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन को टिकाए रखने के लिए सदियों पुरानी नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो। ये नीति केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि प्रांत, जाति और भाषा पर भी लागू की जाती थी। ब्रिटिश अधिकारियों को सिखाया जाता था कि भारतीयों को एकजुट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यदि वे एक हो गए तो साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। कर्जन ने इस नीति को बड़ी चालाकी से प्रयोग में लाया। उसने कहा, पूर्वी बंगाल के मुसलमान पिछड़े हुए हैं, उनकी उपेक्षा हिंदू प्रभुत्व वाले प्रशासन ने की है, अतः उन्हें एक अलग प्रांत की आवश्यकता है। ये तर्क ब्रिटिश शासन के लिए सुविधाजनक था। उन्होंने इसे धार्मिक न्याय के रूप में प्रचारित किया, पर असल में ये था धार्मिक विभाजन की शुरुआत। कर्जन की योजना के अनुसार बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा जाना था। पहला, पूर्वी बंगाल और असम, जहां की राजधानी ढाका और बहुसंख्यक मुसलमान थे। दूसरा, पश्चिमी बंगाल, जहां की राजधानी कलकत्ता और बहुसंख्यक हिंदू थे। कर्जन ने कहा, इससे शासन सरल होगा, जनहित में निर्णय शीघ्र होंगे और विकास में तेजी आएगी। लेकिन भारतीय समाज ने उसकी बातों के पीछे का अर्थ तुरंत समझ लिया। ये विभाजन हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से अलग करने की योजना थी। जहां पहले वे एक होकर ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहे थे, अब ब्रिटिश शासन उन्हें आपस में बांटकर शासन करना चाहता था। कर्जन अकेला नहीं था, उसके आसपास भी ऐसे अधिकारी थे जो भारतीयों को तुच्छ समझते थे। उनके लिए भारतीय जनता केवल करदाता और श्रमिक वर्ग थी। उनके मन में एक गहरी नस्लीय श्रेष्ठता की भावना थी। वे मानते थे कि भारत का शासन केवल श्वेत बुद्धि ही चला सकती है। ब्रिटिश परिषदों में जब भी भारतीय प्रतिनिधि सुधारों की बात करते, कर्जन ताना मारता, आप सुधार की बात करते हैं लेकिन शासन करने की योग्यता नहीं रखते। ये अपमान भारतीय नेताओं को भीतर तक घायल कर देता, और शायद यही वो क्षण था जब भारत में राजनीतिक आत्मसम्मान का बीज और गहरा हुआ। लंदन में बैठे राजनेताओं के लिए भारत केवल एक उपनिवेश नहीं बल्कि आर्थिक लाभ का स्रोत था। बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, कृषि, व्यापार, उद्योग और शिक्षा में अग्रणी। कर्जन का प्रस्ताव जब लंदन भेजा गया तो वहां इसे राजस्व और प्रशासनिक सुविधा के रूप में मंजूरी मिल गई। 1904 के अंत तक विभाजन की योजना पर मुहर लग चुकी थी। अब केवल घोषणा शेष थी। लेकिन ये घोषणा केवल सरकारी आदेश नहीं थी, ये भारतीय जनता के दिलों पर चलने वाली तलवार थी। कर्जन की नीतियां अब खुले तौर पर चर्चा का विषय बन गईं। अखबारों ने इसे एकता पर आघात कहा, विद्यार्थियों के समूहों ने विरोध सभाएं की, बुद्धिजीवी वर्ग ने समझ लिया था कि ये साम्राज्य का षड्यंत्र है। कर्जन के भाषणों में आत्मविश्वास था, लेकिन भारतीयों के दिलों में अब प्रतिरोध की ज्वाला जल चुकी थी। 1905 का साल पास आ रहा था और उसके साथ भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय जो न केवल बंगाल बल्कि पूरे राष्ट्र की चेतना को बदल देने वाला था। कर्जन अपने निर्णय को प्रशासनिक उपलब्धि मान रहा था, पर उसे ये पता नहीं था कि उसके इस कदम से भारत में एक ऐसा आंदोलन जन्म लेने वाला है जो ब्रिटिश साम्राज्य की 16 अक्टूबर 1905 का दिन, भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन जिसे कभी बुलाया नहीं जा सकता। यही वो दिन था जब बंगाल का विभाजन औपचारिक रूप से लागू किया गया। ब्रिटिश सरकार ने इसे उत्सव की तरह मनाया। कलकत्ता की सड़कों पर तोपें दागी गईं, सरकारी भवनों पर झंडे फहराए गए और अंग्रेज अफसरों ने इसे नए प्रशासनिक युग की शुरुआत कहा। लेकिन बंगाल की जनता के लिए ये दिन शोक का दिवस था। वही भूमि जिसने भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को जन्म दिया था, आज अपने ही हाथों में बटी हुई प्रतीत हो रही थी। लोगों ने अपने घरों के बाहर दिए जलाए, लेकिन ये दीप उत्सव का नहीं, विरोध और एकता का प्रतीक था। कलकत्ता के रास्तों पर हजारों पुरुष, महिलाएं, छात्र और बच्चे सफेद वस्त्रों में मौन जुलूस निकाल रहे थे। हवा में गूंज रहा था एक ही मंत्र, वंदे मातरम।
इस शब्द में केवल धार्मिक या भावनात्मक भाव नहीं था, ये एक क्रांति की पुकार थी। लोगों ने गंगा के तट पर इकट्ठा होकर जल में स्नान किया, मानो विभाजन के पाप से स्वयं को शुद्ध कर रहे हों। वहां उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि वे इस विभाजन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बंगाल के कोने कोने में ये शपथ दोहराई गई। हर गली, हर गांव में आवाज उठी, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। ब्रिटिश शासन को उम्मीद थी कि बंगाल के विभाजन के बाद लोग शांत हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। विभाजन ने जनता को एक नई चेतना दी। हर वर्ग, विद्यार्थी, व्यापारी, शिक्षक, किसान, अब इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हो गया। इसी समय जन्म हुआ एक शक्तिशाली आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी का अर्थ था अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। लेकिन ये केवल आर्थिक बहिष्कार नहीं था, बल्कि ये राष्ट्रीय आत्मसम्मान का आंदोलन बन गया। लोगों ने अपने कपड़ों से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक हर जगह विदेशी वस्तुओं का उपयोग बंद करना शुरू किया। विद्यार्थियों ने विदेशी स्कूलों से नाम वापस लिया। महिलाओं ने विदेशी वस्त्र त्याग दिए। बाजारों में विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। अखबारों ने इसे स्वराज की पहली सीख कहा। कलकत्ता, ढाका, राजशाही और चटगांव जैसे शहरों में सभा सम्मेलन आयोजित हुए। रवींद्रनाथ टैगोर ने जनता को एकजुट करने के लिए गीत और कविताएं लिखीं। उनका आमार सोनार बांग्ला गीत जल्द ही एकता का प्रतीक बन गया, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना। टैगोर ने बंगाल के गांवों में यात्रा की और लोगों को बांधने के लिए राखी बंधन आंदोलन शुरू किया। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधते और कहते, हम भाई भाई हैं, हमें कोई नहीं बांट सकता। ये दृश्य इतना भावनात्मक था कि ब्रिटिश प्रशासन तक हिल गया। विभाजन के बाद पहली बार भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का विचार आकार लेने लगा। लोग समझने लगे थे कि अगर हम विदेशी वस्त्र, चीनी, नमक, तेल और साबुन छोड़ दें तो हम अपनी आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ सकते हैं। ये वही सोच थी जो आगे चलकर महात्मा गांधी के स्वदेशी और सत्याग्रह के मूल में बैठी। पर ब्रिटिश सत्ता ने इस जन लहर को देखकर दमन शुरू किया। सभा सम्मेलन पर प्रतिबंध लगाए गए, पत्र पत्रिकाओं को जब्त किया गया, विद्यार्थियों को स्कूलों से निकाला गया। कई जगहों पर पुलिस ने जनता पर लाठीचार्ज किया और नेताओं को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जनता अब डरने वाली नहीं थी। कलकत्ता की गलियों में बच्चे भी वंदे मातरम गा रहे थे। छोटे दुकानदार भी अंग्रेजी वस्तुओं को जलाकर गर्व से कहते, हम अब अपने देश के लिए जिएंगे। 1905 से 1908 तक बंगाल क्रांति की धरती बन गया। हर दिन कोई न कोई सभा, जुलूस या विरोध होता। युवाओं में एक नया जोश था। वे अब केवल विरोध नहीं बल्कि क्रांति की दिशा में सोचने लगे थे। स्वदेशी आंदोलन ने एक और चीज दी, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन। क्योंकि अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाई अब ब्रिटिश विचारों से भरी होती थी, इसलिए नेताओं ने अपने स्वयं के विद्यालय और कॉलेज खोले। 1910 तक बंगाल में सैकड़ों राष्ट्रीय विद्यालय बन चुके थे, जहां भारतीय संस्कृति, इतिहास और विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा। पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मद्रास, हर जगह इसकी गूंज सुनाई देने लगी। भारत पहली बार एकता की भावना में बंद रहा था। लॉर्ड कार्जन ने सोचा था कि विभाजन से बंगाल की शक्ति टूट जाएगी, पर हुआ इसका उल्टा। अब बंगाल ही भारत की शक्ति का प्रतीक बन गया था। विभाजन ने जनता को बांटने के बजाय उन्हें एक लक्ष्य दे दिया था, स्वराज, अर्थात अपने ऊपर शासन करने का अधिकार। और यही वो ज्वाला थी जो आगे चलकर 1919 के जलियांवाला बाग, 1920 के असहयोग आंदोलन और अंततः 1947 की आज़ादी तक पहुंचने वाली थी। 1905 का विभाजन भारत को बांट नहीं सका, बल्कि उसने भारत को जगाया। वो बंगाल, जो कभी एक प्रांत था, अब पूरे भारत का दिल बन गया था। 1905 का विभाजन केवल राजनीतिक निर्णय नहीं था, वो एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे भारत में क्रांति की आग फैला दी। ब्रिटिश सरकार ने सोचा था कि धार्मिक आधार पर बांटकर बंगाल को कमजोर किया जा सकेगा, पर हुआ इसका उल्टा।
हर घर, हर गली, हर विद्यालय अब स्वतंत्रता की प्रयोगशाला बन गया था। कलकत्ता, जो कभी केवल शिक्षा और व्यापार का केंद्र था, अब क्रांति का गढ़ बन चुका था। करज़न के विभाजन के बाद बंगाल के युवाओं ने महसूस किया कि केवल सभाओं, याचिकाओं और भाषणों से अंग्रेज नहीं मानने वाले। अब हाथ में कलम के साथ तलवार भी उठानी होगी। ये वो दौर था जब देश की नई पीढ़ी राजनीतिक आंदोलनों से आगे बढ़कर क्रियात्मक देशभक्ति की ओर मुड़ रही थी। विद्यार्थी, शिक्षक और छोटे व्यापारी सभी ये मानने लगे कि सिर्फ ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार पर्याप्त नहीं है। अब अंग्रेजी सत्ता को हिलाने के लिए सीधी कार्रवाई करनी होगी। 1906 से 1908 के बीच कलकत्ता, ढाका, चटगांव और मिदनापुर जैसे इलाकों में गुप्त संगठनों का निर्माण होने लगा। इनमें सबसे प्रसिद्ध था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमथ मित्र, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र कुमार घोष ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य था भारतीय युवाओं को शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से इतना सशक्त बनाना कि वे अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर सकें। कलकत्ता में इसकी शाखाएं बनी, जहां युवाओं को व्यायाम, तीरंदाजी, कुश्ती और हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन असली उद्देश्य था अंग्रेज शासन को उखाड़ फेंकना। इन समितियों में युवा अपनी जान की बाजी लगाकर गुप्त रूप से काम करते थे। रात के अंधेरे में हथियार बनाए जाते और दिन में विद्यालयों में देशभक्ति के पाठ पढ़ाए जाते। 1908 में बंगाल की धरती पर पहली बार ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि ये आंदोलन अब केवल नारेबाजी नहीं रहा। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नाम के दो युवकों ने मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। हालांकि गलती से एक निर्दोष अंग्रेज महिला और उसकी बेटी मारी गईं, पर यह घटना पूरे देश में गूंज उठी। खुदीराम पकड़े गए। सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने फांसी के फंदे को मुस्कुराकर स्वीकार किया। जब उन्हें फांसी दी गई तो भीड़ में किसी ने कहा, "वो जा रहा है, भारत का बेटा," हंसते हुए। उनकी ये मुस्कुराहट हजारों युवाओं के दिल में क्रांति का बीज बन गई। इस घटना के बाद अरविंद घोष पर अलीपुर बम केस में मुकदमा चला। वो महीनों जेल में रहे, जहां उन्होंने जीवन का नया अर्थ खोजा, आध्यात्मिक क्रांति और राजनीतिक जागरण। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कहा, "बंगाल का विभाजन केवल राजनीति नहीं है, ये हमारी आत्मा की परीक्षा है। यदि हमने इसे स्वीकार किया तो भारत सदैव गुलाम रहेगा।" उनकी लेखनी और विचार हजारों नौजवानों के लिए प्रेरणा बन गए। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बनाई गई। यहाँ मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जिसे ब्रिटिश सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया। उनका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। लेकिन बंगाल की जनता इतनी आसानी से विभाजित नहीं हुई। कई मुसलमान नेताओं ने भी विभाजन के खिलाफ आवाज उठाई। वे जानते थे कि ये प्रशासनिक सुविधा नहीं, बल्कि फूट डालो और राज करो की नीति है। स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ राजनीतिक विचारधाराओं में भी बदलाव आने लगा। कांग्रेस के भीतर दो धड़े बन गए, मध्यमपंथी और उग्रपंथी। मध्यमपंथी नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले अभी भी संवैधानिक मार्ग में विश्वास रखते थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय सीधे जनांदोलन और संघर्ष की राह पर थे। बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद को नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा, "जो राष्ट्र अन्याय को सह लेता है, वो जीवित नहीं रह सकता।" उनकी ये आवाज़ बंगाल से निकलकर पूरे भारत में फैल गई। ब्रिटिश प्रशासन भयभीत था। वो देख रहा था कि जिस विभाजन से उसने जनता को बांटने की कोशिश की थी, उसी से जनता अब एक हो रही है। सरकार ने कठोर कदम उठाए, प्रेस सेंसरशिप लागू की, सभा समितियां बंद की, क्रांतिकारियों को निर्वासित किया गया। फिर भी आंदोलन रुका नहीं, बल्कि अब ये और भी अधिक गोपनीय और सशक्त हो गया। 1909 तक बंगाल की गलियों में स्वराज, स्वदेशी और वंदे मातरम 3 ऐसे शब्द बन गए थे जिन्हें सुनकर हर भारतीय का खून गर्म हो उठता था। ब्रिटिश सरकार ने अंततः महसूस किया कि विभाजन के कारण भारत में अंग्रेजी सत्ता की जड़ें कमजोर हो गई हैं। जनता का गुस्सा थमने के बजाय अब पूरे साम्राज्य को चुनौती देने लगा है।
1911 में दिल्ली दरबार के अवसर पर राजा जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की। कलकत्ता की सड़कों पर उल्लास छा गया। लोगों ने मिठाइयां बांटी और मंदिरों में घंटियां बजने लगीं। लेकिन इस जीत के साथ ही भारत में एक नई समझ भी जन्मी कि अंग्रेज केवल तब झुकते हैं जब जनता एकजुट होकर संघर्ष करती है। बंगाल का विभाजन, जो 1905 में भारत की एकता को तोड़ने के लिए किया गया था, अंततः वही घटना बनी जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दिशा और गति दी। विभाजन ने बंगाल को क्रांति की भूमि बनाया और भारत को आत्मसम्मान की भावना दी। इसने सिखाया कि असली स्वतंत्रता केवल शासन से नहीं बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता से आती है। 1911 का वर्ष, 6 वर्षों से जलती हुई वो आग जो बंगाल के हर दिल में धधक रही थी, आखिरकार अपने परिणाम तक पहुंची। ब्रिटिश सरकार ने वो निर्णय लिया जो उसकी साम्राज्यवादी नीति के लिए एक झटका साबित हुआ। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जिस भूमि को बांट दिया गया था, 16 दिसंबर 1911 को उसी भूमि को फिर से जोड़ दिया गया। ये निर्णय दिल्ली दरबार में राजा जॉर्ज पंचम के मुख से आया और इस घोषणा के साथ दिल्ली को भारत की नई राजधानी घोषित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रशासनिक सुधार बताया, परंतु भारत की जनता जानती थी कि ये उनकी एकता और संघर्ष की जीत थी। जब ये समाचार फैला, कलकत्ता की गलियां झिलमिला उठीं। घरों में दीपक जलाए गए, मंदिरों में शंख बजने लगे और सड़कों पर वंदे मातरम के स्वर फिर गूंज उठे। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते, आंखों में खुशी के आंसू थे। परंतु इसी उत्सव के बीच कई नेताओं के मन में एक सवाल था, क्या हमने वाकई जीत हासिल की है? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन भले रद्द कर दिया, पर उसने नई चालें चल दी थीं। दिल्ली को राजधानी बनाना सिर्फ भौगोलिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये कलकत्ता की राजनीतिक ताकत को कम करने की सोची समझी नीति थी। 1911 के बाद भारतीय राजनीति एक नए चरण में प्रवेश करती है। स्वदेशी आंदोलन की लहर ने भारतीय जनमानस को गहराई तक छू लिया था। अब हर वर्ग में ये विश्वास बैठ चुका था कि अंग्रेज केवल दबाव से झुकते हैं। इसलिए कांग्रेस के भीतर भी विचारधाराओं में विभाजन साफ दिखने लगा। मध्यमपंथी नेता संवैधानिक सुधारों की राह पर थे, जबकि उग्रपंथी नेता जन आंदोलन की दिशा में बढ़ चुके थे। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय की लाल बाल पाल त्रयी अब भारत की नई आवाज बन चुकी थी। इनके भाषणों और लेखों ने जनता को बताया कि स्वराज कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि हर भारतीय का अधिकार है। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां थमी नहीं। हालांकि विभाजन रद्द हो गया था, पर जनता अब स्वतंत्रता के स्वाद को जान चुकी थी। अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे संगठन अब और अधिक संगठित हो गए। 1912 में जब दिल्ली नई राजधानी बनी, तो वहां के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर एक बम फेंका गया। ये उसी क्रांतिकारी भावना का प्रतीक था जो बंगाल की गलियों से निकली थी। हालांकि अंग्रेज प्रशासन ने इसे आतंकवाद कहा, पर भारत के लिए ये बलिदान और साहस का प्रतीक था। इस दौर में बंगाल केवल राजनीति का नहीं, बल्कि संस्कृति और आत्मबोध का केंद्र भी बना। रवींद्रनाथ टैगोर ने 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ये केवल साहित्य की जीत नहीं थी, बल्कि भारतीय आत्मा की स्वीकारोक्ति थी। उन्होंने बंगाल के विभाजन को केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संकट के रूप में देखा था। उनके गीत आमार सोनार बांग्ला ने एक बार फिर जनता को याद दिलाया कि असली एकता जाति या धर्म से नहीं, बल्कि हृदय की भावना से बनती है। ब्रिटिशों ने विभाजन रद्द तो कर दिया, परंतु वे अपने उद्देश्य में असफल नहीं हुए। विभाजन के समय उन्होंने जो धार्मिक आधार बोया था, वो धीरे धीरे भारतीय राजनीति में जड़ें जमाने लगा। 1906 में बनी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अब राजनीति में सक्रिय हो चुकी थी। कई मुस्लिम नेता जो पहले स्वदेशी आंदोलन में शामिल थे, अब अलग राजनीतिक दिशा में जाने लगे। ब्रिटिशों ने लीग को परोक्ष रूप से समर्थन देना शुरू किया, क्योंकि अब उनका लक्ष्य था एकजुट भारत को अंदर से तोड़ना। ये वो बीज था जो आगे चलकर 1947 के विभाजन में वृक्ष बनकर फूट पड़ा। 1911 के बाद भारत में जो आंदोलन उभरे,
असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब की जड़ें बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में थीं। बंगाल ने सिखाया था कि विरोध केवल नारों से नहीं, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बहिष्कार से किया जा सकता है। महात्मा गांधी जब 1915 में भारत लौटे तो उन्होंने इसी आंदोलन की भावना को अपनाया। उन्होंने कहा, बंगाल ने हमें स्वराज का मार्ग दिखाया है, अब हमें उसे पूरा करना है। 1911 में विभाजन रद्द होने के बाद बंगाल फिर से एक हुआ, लेकिन 1947 में इतिहास ने उसी भूमि को फिर से बांट दिया, इस बार स्थायी रूप से। पर फर्क ये था, 1905 का विभाजन विदेशी सत्ता ने किया था, 1947 का विभाजन हम अपनी कमजोरी से झेल गए। और तब भी हर बंगाली, हर भारतीय के दिल में एक ही स्मृति थी, वंदे मातरम की गूंज। क्योंकि बंगाल का विभाजन सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, वो भारत की आत्मा का परीक्षण था। उसने दिखाया कि भारत को हर बार गिराया जा सकता है, पर हर बार वो और मजबूत होकर उठेगा। बंगाल का विभाजन भारत के इतिहास की एक ऐसी कथा है जिसने सिखाया कि एकता केवल सीमाओं से नहीं, बल्कि साझे संघर्ष और बलिदान से बनती है। इस विभाजन ने भारत को बांटने की कोशिश की, परंतु उसने भारत को पहली बार राष्ट्र बनने का एहसास कराया। और यही कारण है कि जब भी इतिहास बंगाल की चर्चा करता है, वो उसे केवल एक प्रांत नहीं, बल्कि भारत की चेतना की भूमि कहता है। कहानी तो खत्म हो गई, मगर वो जमाना आज भी दिल में जिंदा है। ऐसे ही किस्से, ऐसी ही यादें लेकर हम फिर लौटेंगे बीते जमाने में। अगर इस सफ़र ने आपके दिल को छू लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जब इतिहास पुकारे तो आपकी आत्मा जवाब दे।